हेलो एवरीवन, कैसे भी आप सब लोग। आप सब लोगों का स्वागत है एक प्रयास के इस बेहतरीन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक ऐसी सीरीज जिस सीरीज में डिस्कशन होगा स्पॉटिंग एरर का। और इस स्पॉटिंग एरर का डिस्कशन रहेगा 2020 से लेकर के 2025 तक, जहां पर हम बात करेंगे थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल दोनों पॉइंट्स का प्रॉपर तरीके से डिस्कशन किया जाएगा इस सीरीज में। और इस सीरीज में डिस्कशन किया जाएगा कि जब कोई सेंटेंस गिवन होता है तो सेंटेंस में कैसे एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं, अर्थात उसका कंसेप्ट क्या होगा। ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक ये भी है कि जब भी हम किसी भी सेंटेंस की बात करते हैं तो जनरली क्या होता है कि हम लोग ये आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते कि सेंटेंस में जो वर्ड्स गिवन है उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और उनका प्रॉपर फंक्शन सेंटेंस में क्या होता है। और यही रीजन होता है कि हम लोग कभी भी जब स्पॉटिंग एरर का डिस्कशन करते हैं तो ग्रामर को कंप्लीट करने के बाद भी हम लोग उस सेंटेंस को करेक्ट नहीं कर पाते। उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि हम लोग वहां पर जो गिवन वर्ड्स होते हैं उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच और उनके फंक्शन को प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो यहां पर जो सेशन मैं स्टार्ट करने वाला हूं सेशन में, इस सेशन की सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह होगी और खूबसूरत बात यह होगी मेरे बच्चे कि इसमें डिस्कशन किया जाएगा हर एक वर्ड का और हर एक वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच का और उसका फंक्शन उस सेंटेंस में किस तरीके से गिवन है। वो सारी की सारी बातें हम लोग इस सेशन में आपके साथ में एक प्रयास के इस बेहतरीन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप किसके साथ में कनेक्ट है? आलोक सर के साथ में कनेक्ट है। तो आज के सेशन को शुरू करते हैं बहुत शानदार और जानदार तरीके से। सेशन जो है वो कंसेप्चुअल बेस पर होगा, कंसेप्चुअल बेस पर होगा। और मेरे बच्चे, आपको अगर लगता है कि आपके ये क्लास स्लो है तो इसको डबल स्पीड में देख लीजिए, लेकिन देखना पूरा है स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक। ये सीरीज ऐसी सीरीज होगी जहां पर आपके स्पॉटिंग एरर में जीरो से हीरो बनाने की कला है और इस कला को आप केवल करेक्ट कर पाएंगे मेरे साथ में और सीख पाएंगे एक प्रयास के इस बेहतरीन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन को। और इस बेहतरीन सेशन में सबसे पहले बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन मैं आपके साथ में करता हूं तो सबसे पहले सेंटेंस को आपको गो थ्रू करना होगा, लेकिन उससे पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन आपका टीयर 2 एसएससी सीजीएल में पुटअप किया गया। और ये कब पुटअप किया गया? 2025 जो मेंस हुआ था तब का ये क्वेश्चन है, जो लेटेस्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का मैं डिटेल में डिस्कशन आपके साथ में करने वाला हूं। अब देखिए मेरे बच्चे, अगर मैं, देखिए एक बात याद रखिए कि जब भी स्पॉटिंग एरर का डिस्कशन करते हैं तो हर एक सिंगल वर्ड को नोटिस करते चलेंगे, हर एक सिंगल वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करेंगे और साइड बाय साइड हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि सेंटेंस में ग्रामेटिकल एरर क्या हो सकती है और उसका प्रॉपर लॉजिक क्या होगा। ठीक है, लेकिन आपको पेशेंस रखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यहां पर एग्जामिनर ने बेसिकली इट दिया, तो इट बेसिकली यहां पर आपका प्रोनाउन गिवन है। ठीक है, मैंने उससे कहा कि प्रोनाउन है, लेकिन बेटा ये कैसे फंक्शन कर रहा है? तो आपने कहा कि सर ये यहां पर सब्जेक्ट की तरीके से फंक्शन कर रहा है। ऑब्वियसली इट सिंगुलर होता है तो उसके साथ में यहां पर वर्ब को यूज किया गया और इस वर्ब के साथ में हमने एस और यस लगा दी। तो यहां पर यह वर्ब आपकी कैसी हो गई? सिंगुलर। क्योंकि इट कैसा होता है बेटा? सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर। इस वर्ब के बाद यहां पर प्रोनाउन गिवन है और प्रोनाउन क्या है? मी। तो मी जो है वो प्रोनाउन है, लेकिन बेटा कैसे फंक्शन कर रहा है? ऑब्जेक्ट की तरीके से फंक्शन कर रहा है। तो यहां तक तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। यहां पर उसने एन गिवन है और एन आपका बेसिकली आर्टिकल होता है और आर्टिकल को हम लोग कहते हैं डिटरमिनर कहते हैं। आर्टिकल को हम लोग डिटरमिनर कहते हैं। और डिटरमिनर के बाद जिस वर्ड का यूज किया जाता है वो वर्ड बेसिकली यहां पर आपका नाउन गिवन है, तो आवर बेसिकली नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एन के साथ में जो नाउन होता है वो नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और यही रीजन है कि यहां पर आवर गिवन है, यहां पर आवर्स का यूज नहीं किया गया। तो यहां तक ये सेंटेंस प्रॉपर तरीके से करेक्ट है। देन उसके बाद यहां पर टू गिवन है और टू के साथ में यहां पर बेसिकली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन है, जिसको हम लोग कहते हैं इन्फिनेटिव कहते हैं। ठीक है, देन उसके बाद यहां पर वर्क आ जाता है और वर्क कैसे फंक्शन कर रहा है? बेसिकली नाउन की तरीके से फंक्शन कर रहा है। तो यहां पर जो टू है ये आपका प्रपोजिशन गिवन है। तो प्रपोजिशन के बाद किसका यूज करते हैं? नाउन का यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली यहां तक आपका करेक्ट हो चुका है।
अब आते हैं यहां पर एट की बात करते हैं। एट यहां पर प्रपोजिशन गिवन है, एट के जस्ट बाद यहां पर आर्टिकल द है, तो आर्टिकल द कैसे फंक्शन कर रहा है, डिटर्मिनर की तरीके से फंक्शन कर रहा है। देन उसके बाद यहां पर आपका मोमेंट गिवन है, तो माय डियर स्टूडेंट यहां पे मोमेंट नाउन की तरीके से फंक्शन करेगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि एट द मोमेंट, तो सीधा सा कंसेप्ट है कि इस समय। अगर एट द मोमेंट अगर गिवन है तो इसको हिंदी में जब ट्रांसलेट करते हैं तो कहते हैं कि इसको इस समय तक, इस समय। देन उसके बाद यहां पर आपका बट आ जाता है, और बट बेसिकली आपका कंजक्शन है। आपका क्या है बेटा, कंजक्शन गिवन है। और इस कंजक्शन का काम क्या होता है कि टू क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट करना। इज इट क्लियर और नॉट? लेकिन बट के बारे में आपको बहुत सारी बातें सीखनी पड़ेंगी। यहां पर आप ऐसे मत सोचिए कि हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट टू फाइंड, सॉरी आई एम हेयर टू टॉकिंग अबाउट ओनली एरर। यहां पर केवल एयर का डिस्कशन, सॉरी एरर का डिस्कशन नहीं है, यहां पर डिस्कशन है सेंटेंस को कैसे डिटेल में हम समझ सकते हैं, उसका डिस्कशन हम लोग आज इस क्लास में कर रहे हैं। देन उसके बाद आपने कहा कि सब बट का जब डिस्कशन करते हैं, तो मैंने कहा कि कई बार आपने नोटिस भी किया होगा कि बट के साथ में फॉर प्रपोजिशन गिवन होती है। मैंने उससे कहा कि जब बट के साथ फॉर प्रपोजिशन गिवन होती है, तो उस केस में जो बट का मीनिंग होता है दैट इज कॉल्ड विदाउट होता है, जिसे कहते हैं हिंदी में के बिना कहते हैं। देन उसके बाद कई बार आपने सेंटेंस में नोटिस भी किया होगा कि नन के साथ में बट गिवन होता है। अगर नन के साथ में बट गिवन होता है, तो उस केस में नन बट किसकी सेंस कन्वे करता है, ओनली की सेंस कन्वे करता है। लेकिन यहां पर बट जो है वो आपका ना तो कंजक्शन की तरीके से फंक्शन करता है, और ना यहां पर ये प्रपोजिशन की तरीके से फंक्शन कर रहा है। ठीक है, मैंने उससे कहा कि जब बट के बारे में डिस्कशन करते हैं तो जनरली कहते हैं कि बट के आपके टू फंक्शंस होते हैं। एक पार्ट में तो मैंने कह दिया कि बट आपका प्रपोजिशन की तरीके से फंक्शन करता है, और बट आपका कंजक्शन की तरीके से भी फंक्शन करता है। तो बट प्रपोजिशन भी होता है, और मेरे बच्चे बट आपका कंजक्शन भी होता है। ठीक है, फिर मैंने उससे कहा कि जब प्रपोजिशन होता है तो उस केस में बट का जो मीनिंग होता है वो आपका एक्सेप्ट होता है, और एक्सेप्ट मीन्स होता है के सिवा। और जब बट कंजक्शन की तरीके से फंक्शन करता है तो इन दैट केस बट का मीनिंग बट होता है, जिसे हम लोग परंतु या लेकिन कहते हैं। तो यहां पर जो बट है वो बेसिकली कंजक्शन की तरीके से फंक्शन कर रहा है, तो यहां पर इस बट का मीनिंग हम परंतु भी कह सकते हैं, या बट को यहां पर हम लोग लेकिन भी कह सकते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? सेकेंड पॉइंट क्या होता है कि अगर किसी भी सेंटेंस में माय डियर स्टूडेंट बट के बाद में क्लॉज गिवन होती है, तो उस केस में बट को कंजक्शन कहा जाता है। बट को क्या कहा जाता है? कंजक्शन कहा जाता है। लेकिन अगर बट के जस्ट बाद हम लोग नाउन का यूज करते हैं, और नाउन के प्लेस पर अगर मैं प्रोनाउन का यूज करता हूं, तो इन दैट केस बट इज कॉल्ड प्रपोजिशन। तो उस केस में बट को प्रपोजिशन कहते हैं। तो बड़ी आसानी से मैं यहां पर आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि बट प्रपोजिशन है, या बट बेसिकली आपका कंजक्शन गिवन है। आपने कहा कि सर अगर बट के बाद में कोई क्लॉज गिवन होगी तो उस केस में बट को कंजक्शन के रूप में देखेंगे, और यही रीजन है कि मैंने यहां पर बट को क्या बोला, कंजक्शन बोला, क्योंकि बट के बाद यहां पर आपका एक क्लॉज गिवन है। अगर बट के जस्ट बाद नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक वर्ड गिवन होता, तो उस केस में बट को हम लोग प्रपोजिशन के रूप में कंसीडर करते, और इन दैट केस द मीनिंग ऑफ बट इज कॉल्ड एक्सेप्ट। तो वहां पर बट का मीनिंग जो है वो एक्सेप्ट होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं के सिवा। ठीक है, तो यहां पर बट आपका कंजक्शन की तरीके से फंक्शन कर रहा है। सेकेंड पॉइंट क्या है, अगर बट कंजक्शन की तरीके से फंक्शन करता है तो आप समझ आइए कि जब टू आइडियाज बेसिकली एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, कॉन्ट्रेरी होते हैं, तो इन दैट केस हम लोग बट कंजक्शन का यूज करते हैं। तो बट कंजक्शन का यूज करते हैं तो सीधा सा कंसेप्ट ये हुआ कि यहां पर जो आइडिया गिवन है और इसके बाद जो आइडिया गिवन होगा, ये दोनों आइडियाज एक दूसरे के अपोजिट होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, देन उसके बाद यहां पर एक वर्ड आ जाता है वैन। आपने कहा कि सर वैन जो होता है ये भी कंजक्शन होता है। बिल्कुल होता है, लेकिन ये कंजक्शन कैसा होता है बच्चा? ये आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। ये कैसा कंजक्शन होता है? तो आपने कहा कि सर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। जब सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की बात की तो उसने कहा कि द न्यू रोड यहां पर गिवन है, तो मैंने कहा कि सर द क्या होता है? आपने कहा कि सर द तो यहां पर आपका आर्टिकल है, और आर्टिकल कैसे फंक्शन करता है? डिटर्मिनर की तरीके से। देन उसके बाद न्यू
यहां पर कैसे फंक्शन कर रहा है? आपने कहा कि सर एडजेक्टिव की तरीके से फंक्शन कर रहा है। ये एडजेक्टिव की तरीके से क्यों फंक्शन कर रहा है? क्योंकि ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? रोड को। और रोड यहां पर आपका क्या गिवन है? नाउन गिवन है। देन उसके बाद यहां पर इज आ जाता है, और इज मतलब होता है आपका वर्ब टू बी होता है, और वर्ब टू बी के बाद यहां पर फिनिश्ड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। ठीक है, तो एक बात हमेशा याद रखना कि यहां पर ये जो क्लॉज गिवन है, इस क्लॉज का सब्जेक्ट है आपका द न्यू रोड, और द न्यू रोड इसका मतलब है कि सब्जेक्ट आपका बेसिकली नॉन लिविंग हो गया। तो एक बात हमेशा याद रखना कि जब किसी भी क्लॉज का या किसी भी सेंटेंस का बेसिकली सब्जेक्ट जब नॉन लिविंग होता है, तो उस केस में सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर होती है वो आपकी पैसिव वॉइस में होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, और यही रीजन है कि यहां पर वर्ब टू बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन है, तो दैट मीन्स यहां पर इस क्लोज की स्ट्रक्चर आपकी पैसिव वॉइस में गिवन है, तो ये सेंटेंस भी ग्रामेटिकली करेक्ट है। और यहां पर किसका यूज किया गया? इसका यूज किया गया। इज इट क्लियर? यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन है, तो इसका सीधा सा कंसेप्ट है कि यहां पर जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट में लिखा हुआ है। इज इट क्लियर और नॉट? देन उसके बाद उसने कहा कि इट बी मच क्विकर यहां पर गिवन है, तो आप मुझे बताएंगे कि यहां पर क्या सेंटेंस करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा? अब देखिए यहां पर जब मैंने उससे कहा कि जब ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के रूप में फंक्शन करता है, तो उस केस में व्हेन को हम लोग कंडीशनल वर्ड कहते हैं। व्हेन को क्या कहते हैं मेरे बच्चे? कंडीशनल वर्ड कहते हैं। और मैंने उससे कहा कि जब कंडीशनल वर्ड के जस्ट बाद अगर सेंटेंस आपका प्रेजेंट में गिवन होता है, तो उस केस में जो सेकंड क्लोज होती है, बेसिकली सेकंड क्लोज आपकी फ्यूचर में होती है। और जब फ्यूचर का डिस्कशन करते हैं, तो इट के साथ में यहां पर विल का यूज करेंगे, विल के जस्ट बाद बी का यूज करेंगे, देन उसके बाद मच क्यूकर होगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बेटा यहां पर मच क्या है और यहां पर क्यूकर क्या है, तो आपने कहा कि सर इट जो है ये तो आपका प्रोनाउन हो गया, देन उसके बाद मी विल एक मॉडल वर्ब होगी, देन उसके बाद बी हो गया, देन उसके बाद मच यहां पर बेसिकली एडवर्ब की तरीके से फंक्शन कर रहा है, और क्यूकर यहां पर आपका एडजेक्टिव है। ये बेटा क्यूकर एडजेक्टिव इसलिए है क्योंकि ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये इट को मॉडिफाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर किस सेंटेंस में एरर होगी, किस पार्ट में एरर होगी? आपका डी पार्ट में एरर होगी। अब आप देखिए, अगर मैं पूरे सेंटेंस को इस तरीके से गो थ्रू करता हूं, तो केवल एक ही सेंटेंस में कितने सारे कंसेप्ट जनरेट हो गए। आप इस सारे के सारे कंसेप्ट को एक बार गो थ्रू करें। ये सारे के सारे कंसेप्ट आपके प्रॉपर तरीके से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में यूज होते हैं, और मैंने यहां पर डिस्कस किया हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच, हर एक वर्ड का प्रॉपर तरीके से फंक्शन क्या होता है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ को, और सेकंड क्वेश्चन की तरफ को मूव ऑन करते हैं। मैं एक बात हमेशा याद करता हूं, एक बात हमेशा यह रहती है कि अगर कोई भी सेंटेंस आपके एग्जामिनेशन में आ जाए और एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई स्पॉटिंग एरर है, आपको यहां से एरर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका काम होना चाहिए कि उस सेंटेंस में आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि नाउन क्या है। नाउन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अगर नाउन को आइडेंटिफाई करना आपने सीख लिया, तो सीधा सा मतलब है कि आप एरर को आसानी से कर पाएंगे, एरर को फाइंड आउट कर पाएंगे। ये मेरा कमिटमेंट है। और अगर आपने इस सेशन को, इस सीरीज को, मेरी जो कंप्लीट सीरीज है जिसमें लगभग 50 एपिसोड्स होने वाले हैं, उन एपिसोड्स को अगर प्रॉपर तरीके से आपने कर लिया, तो आप केवल सीखेंगे नहीं, बेसिकली मास्टरी हासिल कर लेंगे, और फिर एग्जाम में किसी भी तरीके का स्पॉटिंग एरर होगा आप उसको करेक्ट कर लेंगे। मेरा कमिटमेंट है आप लोगों के साथ में। अब देखो एक बात देखो, सबसे पहले आपको देखो कि सेंटेंस में नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो मैंने कहा कि हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई अ नाउन। हम नाउन को बेसिकली कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। पहला पॉइंट, सबसे पहले देखो कि सेंटेंस में अगर कहीं पर आर्टिकल गिवन है, ए एन या दामे से कोई भी एक वर्ड अगर गिवन है, तो इसका सीधा सा कंसेप्ट है कि उसके साथ में हम किसका यूज करेंगे? नाउन का यूज करेंगे। इसका मतलब है कि आर्टिकल जहां भी गिवन होगा वहां पर नाउन का होना कंपलसरी होगा। इज इट क्लियर? सेकंड पॉइंट क्या है? अगर सपोज कीजिए कि किसी सेंटेंस में माई गिवन है, आर गिवन है, योर गिवन है, देन उसके बाद आपने कहा कि सर हिज गिवन है, हर गिवन है, देयर गिवन है, और इट्स गिवन है। तो इट्स गिवन है, देयर गिवन है, तो इनके जस्ट सा, इनके जस्ट बाद हम किसका यूज करते हैं?
नाउन का यूज करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद जो डिटर्मिनर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने उससे कहा कि कोई नंबर गिवन है। अब नंबर कोई भी हो सकता है, 2 3 4 5 सम, कोई भी नंबर अगर गिवन है, चाहे वो डेफिनिट हो या इनडेफिनिट हो, उस नंबर के साथ भी बेसिकली हम लोग किसका यूज करते हैं? आपने कहा कि सर नाउन का यूज करते हैं, बिल्कुल सही कहा। अगर किसी सेंटेंस में कोई भी डिटर्मिनर गिवन होता है, कोई भी डिटर्मिनर गिवन होता है मेरे बच्चे, तो उस डिटर्मिनर के साथ में बेसिकली हम लोग नाउन का यूज करते हैं, क्योंकि डिटर्मिनर की जो प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी ये होती है कि डिटर्मिनर विदाउट नाउन हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो जब भी किसी भी सेंटेंस में डिटर्मिनर गिवन होगा, चाहे वो डिटर्मिनर दिस का डिस्कशन करे, दैट का डिस्कशन करे, दिस का डिस्कशन करे, दोस का डिस्कशन करे, या मैं नो की बात करता हूं, एडजेक्टिव की बात करता हूं, तो मैंने आपसे कहा कि अगर कहीं पर किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव गिवन है, आपका डिटर्मिनर्स गिवन है, वहां पर आर्टिकल्स भी डिटर्मिनर्स की तरीके से फंक्शन करता है। वहां पर प्रोनाउन का जो पजेसिव केस होता है, जिसे पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, वो भी डिटर्मिनर्स की तरीके से फंक्शन करता है। तो सीधा सा कंसेप्ट है कि वहां पर नाउन का होना कंपलसरी होता है। तो इसका मतलब है कि जब इन सारे में से, इनमें से कोई सा भी वर्ड अगर कहीं पर भी गिवन है, तो इसका मतलब है कि वहां पर हम 100% वहां पर नाउन का होना कंपलसरी होगा। तो नाउन को आइडेंटिफाई करने का एक यही तरीका है, ठीक है। पॉइंट इज क्लियर और नॉट? दूसरा पॉइंट क्या है कि देखिए, एक छोटी सी बात मैं बताऊं कि कई बार क्या होता है कि सेंटेंस में आपका प्रपोजिशन गिवन होता है, तो बेटा प्रपोजिशन के बाद भी किसका यूज करते हैं? आपने कहा कि सर नाउन का यूज करते हैं। अगर नाउन गिवन नहीं होगा, तो उस केस में एग्जामिनर आपको प्रपोजिशन के बाद क्या मेंशन करेगा? प्रोनाउन मेंशन करेगा। अगर प्रोनाउन भी गिवन नहीं है, तो उस केस में प्रपोजिशन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी को मेंशन करेगा। तो ये सारे के सारे जितने भी कंसेप्ट मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं, हर एक कंसेप्ट को आपको राइट डाउन करना है, और यही इन्फॉर्मेशन आपको सपोर्ट करेगी जब आप एसएससी सीजीएल टीयर 1 में अपियर होंगे, टीयर 2 में अपियर होंगे 2025 में। तो आपको लगेगा कि जो आलोक सर ने डिस्कशन किया है, वो एक बेहतरीन डिस्कशन किया, हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रॉपर तरीके से डिस्कशन किया गया, ठीक है। तो मैंने उससे कहा कि सारे के सारे इंफॉर्मेशन है, इन इंफॉर्मेशन को एक बार अगर आप राइट डाउन करेंगे, तो उसके बेस पर आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि बेसिकली आपका आर्टिकल, आपका नाउन है ना, आपका प्रपोजिशन। कई बार क्या होता है मेरे बच्चे, एक बात याद रखना कि कई बार जब हम लोग सिचुएशन को देखते हैं, तो कई बार सिचुएशन इस तरीके से गिवन होती है, डिटर्मिनर गिवन होता है, डिटर्मिनर के जस्ट बाद एडजेक्टिव गिवन होता है, और एडजेक्टिव के जस्ट बाद नाउन गिवन होता है। एक तो स्ट्रक्चर बेसिकली ये होती है, एक स्ट्रक्चर आपकी ये होती है। इज इट क्लियर? सेकेंड स्ट्रक्चर क्या होती है कि एग्जामिनर आपको डिटर्मिनर मेंशन करता है, और उस डिटर्मिनर्स के जस्ट बाद नाउन को मेंशन करता है। एक स्ट्रक्चर ये भी होती है। कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर बेसिकली एडजेक्टिव को मेंशन करता है, और एडजेक्टिव के जस्ट बाद नाउन का यूज करता है, और ये भी स्ट्रक्चर होती है। तो ये सारी की सारी स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिनके बेस पर हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सेंटेंस में नाउन कहां पर गिवन है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर सेकंड की जब बात करते हैं, तो इस पॉइंट को राइट डाउन कर लीजिए, ये हर एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। वैन के बारे में जब डिस्कशन करते हैं, तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने कहा कि जो वैन होता है, ये बड़ा सिंपल सी बात है कि वैन यहां पर आपका कंजक्शन की तरीके से फंक्शन कर रहा है। वैन बेटा कैसा है? आपने कहा कि सर कंजक्शन है, ठीक है। बड़ी सिंपल सी बात है कि वैन यहां पर आपका कंजक्शन है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं कि वैन कैसा कंजक्शन है, तो आप कहेंगे कि सर वैन एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लोज को मेन क्लोज के साथ में कनेक्ट करता है। इज इट क्लियर और नॉट? चलिए आगे की बात करते हैं। वैन के जस्ट बाद यहां पर आई आपका सब्जेक्ट की तरीके से फंक्शन कर है, और आई यहां पर क्या है? प्रोनाउन है। देन उसके बाद यहां पे रिटर्न, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म गिवन है, तो ऑब्वियसली पास्ट टेंस का डिस्कशन कर रहे हैं। देन उसके बाद टू, और टू के बाद द, और देन उसके बाद यहां पर ऑफिस गिवन है। तो मेरे बच्चे टू यहां पर प्रपोजिशन की तरीके से फंक्शन कर रहा है। द आपका डिटर्मिनर हो जाता है, और देन उसके बाद ऑफिस यहां पर आपका नाउन हो जाता है। इज इट क्लियर और नॉट? उसने कहा कि व्हेन आई रिटर्न टू द ऑफिस, जब मैं ऑफिस वापस लौटा, ठीक है, जब मैं ऑफिस वापस लौटा, नो वर्क वाज लेफ्ट। तो मैंने उससे कहा कि नो वर्क वाज लेफ्ट। तो बेटा नो जो है यहां पर एडजेक्टिव की तरीके से फंक्शन कर रहा है, और वर्क यहां पर आपका नाउन गिवन है, कोई भी वर्क। वाज बेसिकली आपका वर्ब टू बी हो जाता है, और वर्ब टू बी के जस्ट बाद यहां पर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन है।
अगर वर्ब टू बी के बाद जब वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन होती है तो उस केस में सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर होती है, जो क्लॉज की स्ट्रक्चर होती है, वो आपकी पैसिव वॉइस में होती है। तो नो वर्क वाज लेफ्ट, इसका मतलब है कि कोई भी कार्य बचा हुआ नहीं था। इट मींस वो कार्य कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, इसका मतलब है कि जब मैं वापस लौटा तो देखा कि कोई भी काम बचा हुआ नहीं था। इसका मतलब है कि उससे पहले वो काम, वो कार्य फिनिश हो चुका है। तो इसका मतलब है कि हम लोग बात कर रहे हैं ऐसे टू इंसिडेंट की जहां पर जिनका रिलेशन केवल और केवल पास्ट के साथ में। और जब पास्ट में टू रिलेशनशिप या टू एक्शंस, जब पास्ट में केवल टू एक्शंस होते हैं तो उस कंडीशन में देखा जाता है कि फर्स्ट एक्शन और सेकंड एक्शन कौन सा होगा। जो फर्स्ट एक्शन होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है पास्ट परफेक्ट से, और जो सेकंड एक्शन होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंपल पास्ट से। ठीक है, तो यहां पर जो एक्शन है ये सिंपल पास्ट से रिप्रेजेंट किया गया। इसका मतलब है कि एक्शन आपका बाद में हुआ, उससे पहले वो एक्शन हुआ। उसके बाद यहां पर उसने यूज किया एज। और मेरे बच्चे एक बात याद रखना कि जब मैं एज का डिस्कशन करता हूं तो एज का मतलब होता है रीजन। एज यहां पर कंजक्शन की तरीके से फंक्शन कर रहा है। एज कैसे फंक्शन कर रहा है? कंजक्शन की तरीके से। और एज यहां पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रीजन को, कारण को, कॉज को। अब वो कारण क्या है कि माई फ्रेंड, मेरा मित्र। तो माई यहां पर आपका क्या है? आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव गिवन है। देन उसके बाद फ्रेंड, और यहां पर आपका राहुल गिवन है। इसको तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे फ्रेंड और राहुल को, क्योंकि फ्रेंड और राहुल ये दोनों ही कैसे फंक्शन कर रहे हैं? बिल्कुल सिंपल सी बात है, बड़े आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेम ऑफ पर्सन गिवन है तो नाउन हो गया। देन उसके साथ हैज यहां पर गिवन है। हैज के साथ में डन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन है। और एवरीथिंग यहां पर आपका बेसिकली प्रोनाउन गिवन है। ये क्या गिवन है? प्रोनाउन गिवन है। और ये प्रोनाउन कैसा है? आपने कहा कि सर इंडेफिनिट प्रोनाउन गिवन है। अब एक बात देखिए कि यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म गिवन है, यहां पर वाज का यूज किया गया और उसके साथ यहां पर हैज का यूज किया गया, और हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई। एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी मैं सिंपल पास्ट टेंस का डिस्कशन करता हूं तो उस केस में कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज नहीं होता है। इज इट क्लियर और नॉट? तो सीधा सा कंसेप्ट है कि यहां पर इस हैज के प्लेस पर हम लोग किसका यूज करेंगे? हैड का यूज करेंगे, और ये सेंटेंस ग्रामेटिकली आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि मेरा जो फ्रेंड राहुल है उसने सारा का सारा कंप्लीट कर दिया। उसके बाद मैं ऑफिस जब आया तो देखा कि कोई भी काम बचा हुआ नहीं था। तो सीधा सा कंसेप्ट है कि मेरे आने से पहले मेरे मित्र ने उस काम को कंप्लीट कर दिया। इज इट क्लियर और नॉट? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर, यहां पर किस सेंटेंस में बी पार्ट में एरर है। अब आते हैं आपके थर्ड की तरफ को, देखते हैं। अगर मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करता हूं तो सबसे पहले मैं आपसे चाहूंगा कि आप यह आइडेंटिफाई करें कि इस सेंटेंस में नाउन कौन कौन से हैं, अर्थात कौन कौन से वर्ड नाउन की तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, कौन से वर्ड आपके डिटर्मिनर्स की तरीके से फंक्शन कर रहा है, और कौन सा वर्ड आपका एडजेक्टिव की तरीके से फंक्शन करता है। ठीक है, अब देखिए पूरे सेंटेंस को। मैंने उससे कहा कि आई के साथ यू और शी गिवन है, तो ऑब्वियसली आपके प्रोनाउन गिवन है। और ये प्रोनाउन किससे कनेक्ट है? एंड से। ठीक है, अब ये आई यू एंड शी मिल करके यहां पर ये सब्जेक्ट की तरीके से फंक्शन कर रहा है, और ये सब्जेक्ट बेटा प्लूरल हुआ, और यही रीजन है कि यहां पर वर्ब आपकी प्लूरल हो गई। देन उसके बाद यहां पर बीन का यूज किया गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में यहां पर आईएनजी का यूज किया गया। ठीक है, और उसने कहा कि वर्किंग हैप्पीली, हैप्पीली की बात करता है तो हैप्पीली यहां पर एडवर्ब की तरीके से फंक्शन कर रहा है। आपने कहा कि सर हैप्पीली जो है वो आपका एडवर्ब की तरीके से फंक्शन कर रहा है। हाँ भाई हाँ। उसने कहा कि हाउ, वो कैसा काम कर रहा है? तो मैंने कहा कि हैप्पीली कर रहा है। तो हाउ का जो आंसर होता है दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। तो यहां पर हैप्पीली एडवर्ब की तरीके से फंक्शन कर रहा है, और किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्किंग को मॉडिफाई कर रहा है। देन उसके बाद उसने कहा कि इन आपका प्रपोजिशन गिवन है। इस प्रपोजिशन के बाद यहां पर आर्टिकल डिटर्मिनर की तरीके से फंक्शन कर रहा है। देन उसके बाद सेम यहां पर आपका एडजेक्टिव हो गया, और उसके बाद कंपनी यहां पर आपका नाउन गिवन है इन द सेम कंपनी। एंड बेसिकली आपका कंजक्शन है। ये कंजक्शन कैसा है? तो आपने कहा कि सर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन गिवन है। तो मैंने कहा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का एक फंक्शन होता है कि बेसिकली सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को कनेक्ट करना। तो अगर यहां पर एंड के जस्ट बाद यहां पर इन प्रपोजिशन गिवन है, तो यहां पर भी इन प्रपोजिशन गिवन है। तो इसका मतलब है कि सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को
कनेक्ट करने वाला कंजक्शन यहां पर आपका एंड है और इस कंजक्शन को कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। देन उसके बाद उसने कहा कि इन द सेम ब्रांच यहां पर गिवन है, तो यह आपका डिटर्मिनर हो गया, यह आपका एडजेक्टिव हो गया और यह आपका नाउन हो गया। इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम मुझे लग नहीं रही कि यहां पे कोई प्रॉब्लम है, लेकिन एक प्रॉब्लम है जो मैं बाद में बताऊंगा। देन उसके बाद यहां पर फोर अगर गिवन है तो फोर आपका प्रपोजिशन हो गया। आपने कहा कि सर बिल्कुल प्रपोजिशन हो गया। मैंने कहा कि इस फॉर प्रपोजिशन के बाद में हम लोग किसका यूज करते हैं? आपने कहा कि सर ड्यूरेशन का यूज करते हैं, और मैंने कहा कि ड्यूरेशन क्या होता है? ड्यूरेशन होता है बेसिकली एक पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसको हम लोग ड्यूरेशन के रूप में देखते हैं। ठीक है। देन उसके बाद यहां पर आर्टिकल द गिवन है और आर्टिकल द डिटर्मिनर की तरीके से फंक्शन कर रहा है। देन उसके बाद लास्ट और नाइन यहां पर गिवन है, तो बेटा लास्ट भी आपका एडजेक्टिव गिवन है और नाइन भी बेसिकली आपका एडजेक्टिव गिवन है और ईयर्स बेसिकली आपका यहां पर नाउन गिवन है। ठीक है। तो मैंने उससे कहा कि टू एडजेक्टिव्स एक साथ यूज हो सकते हैं, तो आपने कहा कि सर बिल्कुल हो सकते हैं, और वो इसलिए होंगे क्योंकि यहां पर जो लास्ट गिवन है, इस लास्ट को कहते हैं ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। ये आपका ऑर्डिनल नंबर है बेटा। ठीक है। फिर मैंने उससे कहा कि जो नाइन है ये आपका कार्डिनल नंबर है। आपने कहा कि बिल्कुल सही कहा, ये कार्डिनल नंबर हो गया। और मैंने आपसे कहा कि जब ऑर्डिनल और कार्डिनल एक साथ गिवन होते हैं तो ऑर्डिनल नंबर की पोजीशन कार्डिनल से पहले होती है, और वहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं? आर्टिकल दा का यूज करते हैं, और सेम सिचुएशन यहां पर गिवन है। ठीक है। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? ये ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फोर के साथ में यहाँ पे ड्यूरेशन गिवन है, तो एक भी ग्रामेटिकली करेक्ट है। सेंटेंस किस में गिवन है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में गिवन है। लेकिन एक छोटी सी बात है कि इस सेंटेंस की जो सेंस है वो आपकी पॉजिटिव सेंस है, क्योंकि उसने कहा कि वर्किंग हैप्पीली इन द सेम कंपनी एंड इन द सेम ब्रांच की बात कर रहा है। तो इसका मतलब है कि हियर द सेंटेंस इज इन पॉजिटिव सेंस, हियर द सेंटेंस इज इन पॉजिटिव सेंस। तो यहां पे जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव सेंस में गिवन है, और जब पॉजिटिव सेंस में गिवन होता है तो उस केस में जो प्रोनाउन का जो ऑर्डर होता है बेसिकली वो 2 3 1 का होना चाहिए। इट मींस यहां पर जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो आपका यू, ही एंड आई होना चाहिए इन प्लेस ऑफ आई, यू एंड शी। ओ सॉरी, यहां पर ही नहीं आएगा बेटा, यहां पर आपका शी आएगा। तो इट मींस किस पार्ट में एरर है? आपका ए पार्ट में एरर है। अब एक बात बताओ, हर एक इतनी सी छोटी बात का अगर मैं डिटेल में डिस्कशन कर रहा हूं तो कोई रीजन होगा इसके पीछे। रीजन यह है कि मैं आपको नहीं चाहता कि आप चीजों को रटें, मैं एक बात चाहता हूं कि आप चीजों को समझे। हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम्स आए, क्योंकि अभी तक अगर आपने ग्रामर कहीं पे पढ़ी है या किसी से भी पढ़ी है तो इसका मतलब है कि आपने रूल को क्रैम किया होगा, आपने उसके फंक्शंस को गो थ्रू नहीं किया होगा। अगर गो थ्रू किया होता तो आपको यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और ये बातें मैं आपको बार बार सिखा रहा हूं कि कैसे नाउन को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे डिटर्मिनर को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे प्रपोजिशन को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे सब्जेक्ट और वर्ब के फंक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। ये सारे के सारे अगर फंक्शंस आपको पता चल जाए तो एरर को फाइंड आउट करना आपके लिए बड़ा आसान होने वाला है। और मैं आपसे यहां पर कोई काम बकवास बातें नहीं करूंगा, यहां पर सारी की सारी बातें काम की करने वाला हूं। इसलिए मैंने इस सेशन को रिकॉर्डेड सेशन रखा है कि मैं नहीं चाहता कि इस सेशन को मैं यूट्यूब पर लेकर के आऊं, लेकिन इसका आप यूज कर सकते हैं अपनी लर्निंग के लिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर करने के। ठीक है। नाउ डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर गिवन है। अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते तो आपने कहा कि मिस्टर मोहिलिश एंड हिज फैमिली यहां पर गिवन है, तो आपने कहा कि सर एक नाउन तो यहां पर हो गया, क्योंकि ये नाउन जो है ये नेम गिवन है। अगर मैं नेम का डिस्कशन करता हूं तो सीधा सा कंसेप्ट है कि मैं नाउन की बात कर रहा हूं, हिज फैमिली की बात करते हैं, और जब टू नाउन्स एंड से कनेक्ट हो जाए तो वहां पर वो सब्जेक्ट आपका प्लूरल की तरीके से फंक्शन करता है। आपने कहा कि बिल्कुल सही कहा। उस केस में जो वर्ब होती है वो वर्ब भी प्लूरल की तरीके से फंक्शन करेगी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में प्रॉपर एग्रीमेंट हो गया। हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो आपने कहा कि बिल्कुल सही कहा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म रिसीव्ड हो गया। देन उसके बाद यहां पर आपका नो गिवन है, और नो बेसिकली कैसे फंक्शन करेगा? एडजेक्टिव की तरीके से फंक्शन करेगा। और एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करेगा? आपने कहा कि सर नाउन को मॉडिफाई करेगा। तो यहां पर इंफॉर्मेशन आपका नाउन हुआ। अगर इंफॉर्मेशन नाउन हुआ तो बेटा ये नाउन आपका कैसा नाउन होगा? आपने कहा कि सर अनकाउंटेबल नाउन होगा, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में एस और यस का यूज नहीं करते, तो इसका मतलब है कि सेंटेंस ग्रामेटिकल यहां पर इनकरेक्ट हो गया। लेकिन अबाउट यहां पर गिवन है, तो अबाउट आपका प्रपोजिशन हो गया। प्रपोजिशन के बाद फिर डिटर्मिनर यूज हुआ, और डिटर्मिनर के जस्ट बाद हमने यहां पर किसका यूज किया? नाउन का यूज किया।
तो इसका सीधा सा कंसेप्ट ये हुआ कि इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर होगी, बेसिकली आपके बी पार्ट में एरर होगी। इज इट क्लियर और नॉट? कंसेप्ट समझ पा रहे है ना? एक बात हमेशा याद रखना कि हर एक वर्ड को जैसे जैसे आप नोटिस करते चलेंगे वैसे वैसे आप एरर को फाइंड आउट करते चलेंगे, और जैसे जैसे एरर को आपने फाइंड आउट किया वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस अप होता चला जाएगा और आपको फिर मेरी याद जरूर आएगी। ठीक है, तो नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर गिवन है। ठीक है, माय ब्रदर, तो ब्रदर मेरा है ना? इस ब्रदर पर किसका अधिकार हुआ? मेरा अधिकार हुआ। तो यहां पर ब्रदर बेसिकली आपका नाउन है और इस नाउन के साथ में यहां पर आपका माई गिवन है और ये कैसे फंक्शन कर रहा है? सिंगुलर की तरीके से, और ये सब्जेक्ट भी है। देन उसके बाद परफॉर्म्ड, परफॉर्म मींस वर्ब की सेकंड फॉर्म गिवन है। देन उसके बाद यहां पर कैसे परफॉर्म किया? हाउ, और हाउ का जो आंसर होता है उसको एडवर्ब कहते हैं। तो मैंने कहा कि एक्सट्रीमली आपका एडवर्ब गिवन है और गुड यहां पर आपका एडजेक्टिव गिवन है। इज इट क्लियर और नॉट? एक छोटी सी बात अगर मैं आपसे पूछना चाहूं बेटा कि जो गुड होता है ये एडजेक्टिव होता है। इज इट क्लियर और नॉट? बिल्कुल सही बात है। आपने कहा कि एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है? नाउन को मॉडिफाई करता है, लेकिन यहां पर ये गुड किसी भी नाउन को मॉडिफाई नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि एक्सट्रीमली किसको मॉडिफाई करेगा? गुड को। और गुड किसको मॉडिफाई करेगा? वर्ब को। वर्ब को मॉडिफाई करने वाला जो वर्ड होता है उसको क्या एडजेक्टिव कहते हैं? आपने कहा कि नहीं सर, यहां पर गुड नहीं आएगा, यहां पर हम लोग वेल का यूज करेंगे क्योंकि वेल इज कंसीडर्ड एज एन एडवर्ब। तो मैंने कहा कि इस एडवर्ब एडवर्ब को मॉडिफाई करता है और ये एडवर्ब इस वर्ब को मॉडिफाई करेगा। तो सीधा सा कंसेप्ट है कि यहां पर हम लोग किस पार्ट में एरर लगाएंगे? आपके डी पार्ट में एरर लगाएंगे। देन उसके बाद यहां पर इन आपका प्रपोजिशन हो जाता है, द आपका डिटर्मिनर हो गया, क्लास टेस्ट यहां पर गिवन है। तो मेरे बच्चे क्लास टेस्ट को बारे में तो आप बता ही सकते हैं कि क्लास टेस्ट क्या होता है। अगर डिटर्मिनर है तो टेस्ट भी आपका नाउन हो गया। ठीक है, वो टेस्ट कैसा है, किसका है? क्लास का है, तो ऑब्वियसली यहां पर एडजेक्टिव हो गया। और हेल्ड यहां पर आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म है जिसको हम लोग कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। इसको क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। इस पास्ट पार्टिसिपल ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? बेसिकली क्लास को मॉडिफाई कर रहा है ना? क्लास टेस्ट को मॉडिफाई कर रहा है। और यही रीजन है कि यहां पर ये कैसे फंक्शन करेगा? आपका एडजेक्टिव के तरीके से फंक्शन करेगा। तो मेरे बच्चे एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी मैं बात करता हूं, क्लास टेस्ट की बात करता हूं, तो सीधा सा कंसेप्ट है कि यहां पे क्लास क्या हुआ? ये बेटा क्लास जो है एडजेक्टिव है, ये नाउन है, और ये हेल्ड किसको मॉडिफाई कर रहा है? टेस्ट को मॉडिफाई कर रहा है। तो जब पास्ट पार्टिसिपल किसी नाउन को मॉडिफाई करेगा तो इन दैट केस पास्ट पार्टिसिपल फंक्शन लाइक एन एडजेक्टिव। तो यहां पर हेल्ड एडजेक्टिव की तरीके से फंक्शन कर रहा है। अब एक बात बताओ कि यहां पर यस्टरडे उसने मेंशन कर दिया, और यस्टरडे जो होता है ये बड़ा ये टाइम होता है, और टाइम मतलब ये एडवर्ब को रिप्रेजेंट करता है। ये आपका यहां पर एडवर्ब हो गया क्योंकि एडवर्ब ऑफ टाइम की बात करेगा। इज इट क्लियर और नॉट? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ को। ठीक है, अब एक बात देखो, इतने प्यार इतने बेहतरीन तरीके से आप कॉमन एरर नहीं सीख सकते यूट्यूब पर, आप सीख सकते हैं केवल मेरे साथ में, है ना? आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ को। अब देखो, मैंने आपसे एक बात कही कि सबसे पहले नाउन को आइडेंटिफाई करो। ये आइडेंटिफाई करो कि कहां पे प्रपोजिशन है, ये आइडेंटिफाई करो कि कहां पे डिटर्मिनर है, कहां पे नाउन होगा, कहां पे प्रोनाउन होगा, कहां पे वर्ब होने वाली है, और कहां पर कौन कौन सी क्लॉजेस, क्या वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में कहां पर है। ये सारी की सारी बातें आपको यहां पे डिस्कस करनी पड़ेंगी अगर आप चाहते हैं कि आपका स्कोर बेहतरीन हो जाए। ठीक है, अब यहां पे आइए, एग्जामिनर कहता है कि एवरी, एवरी के साथ में यहां पे स्टूडेंट्स को मेंशन किया। तो मेरे बच्चे एरर तो पता लग गई कि एरर कहां पर होगी, लेकिन कुछ बातें करेंगे आपके साथ में। मैंने उससे कहा कि जो एवरी होता है बेटा, और एवरी के बारे में जब डिस्कशन करेंगे तो हम लोग ईच का भी डिस्कशन करेंगे। एवरी और ईच दोनों का डिस्कशन हम लोग यहां पर एक साथ करेंगे। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि यहां से आपको ग्रामेटिकल एरर आपको हर एग्जामिनेशन में जरूर मिलेगी। तो मैंने उससे कहा कि जब एवरी का डिस्कशन करते हैं तो आपने कहा कि एवरी वहां यूज होता है जहां पर टू एंड मोर देन टू की बात करते हैं, एंड मोर देन टू का डिस्कशन करते हैं। फिर मैंने उससे कहा कि जब ईच की बात करते हैं तो ईच का डिस्कशन बेसिकली मोर देन टू के लिए यूज होता है। तो आपने कहा कि सर मोर देन टू का जब डिस्कशन करेंगे तो वहां पर ईच की बात करेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, देन उसके बाद मैंने उससे कहा कि जब ईच और एवरी का डिस्कशन करते हैं,
ईच और एवरी का जब डिस्कशन करते हैं तो ईच और एवरी के बाद में अगर कोई नाउन गिवन होगा तो वह नाउन बेसिकली आपका कैसा होगा, सिंगुलर होगा। और सिंगुलर होगा तो उस केस में जो वर्ब होती है वो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। इज इट क्लियर और नॉट? सेकंड पॉइंट जो मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहूंगा वो पॉइंट ये है कि अगर किसी सेंटेंस में ईच यूज करते हैं उसके साथ प्रपोजिशन आ जाती है, यहां पर आर्टिकल द गिवन है और मैंने यहां पर नाउन भी यूज किया तो नाउन आपका प्लूरल होगा, ठीक है। लेकिन उस केस में भी जो वर्ब होती है वो वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर होती है। क्या मेरे बच्चे, अगर मैं एवरी के साथ में ईच और एवरी यहां पर गिवन है, अगर एवरी के जस्ट बाद में यहां पर और प्रपोजिशन का अगर यूज करता हूं तो क्या वो बात ग्रामेटिकली करेक्ट होगी? तो आपने कहा कि सर एवरी के साथ में कभी भी ऑफ प्रपोजिशन का यूज नहीं करते। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि ईच जो होता है बेसिकली ये आपका एडजेक्टिव भी होता है और ये आपका प्रोनाउन भी होता है। तो ईच के जस्ट बाद जब नाउन गिवन होता है तो उस केस में ईच को एडजेक्टिव कहा जाता है और ईच के जस्ट बाद जब प्रपोजिशन गिवन होता है तो उस केस में ईच को प्रोनाउन कहा जाता है। लेकिन एवरी जो होता है बेसिकली ये केवल और केवल एडजेक्टिव के तरीके से फंक्शन करता है, ये कभी भी प्रोनाउन के तरीके से फंक्शन नहीं करता और यही रीजन होता है कि एवरी इज नेवर फॉलोड बाय एनी प्रपोजिशन। इसलिए एवरी के जस्ट बाद कभी भी प्रपोजिशन का यूज नहीं करते। तो आपने कहा कि एवरी के साथ जब भी नाउन यूज करेंगे तो वह नाउन सिंगुलर होगा, तो इसका मतलब है कि ग्रामेटिकल एरर कहां पर हुई, स्टूडेंट में हुई। उसके बाद आपने कहा कि सर इन जो है वो प्रपोजिशन हो गया, आपने कहा कि दा जो है वो डिटर्मिनर हो गया, हॉस्टल बेसिकली आपका नाउन हो गया, ठीक है। देन उसके बाद उसने कहा कि डिसाइडेड टू ट्रेवल टू दिल्ली यहां पर गिवन है। अब डिसाइडेड यहां पर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। देन उसके बाद टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब भी गिवन होगी उसको बेटा इन्फिनेटिव कहेंगे। उसके बाद डेली यहां पर नाउन है तो यहां पे टू जो है वो प्रपोजिशन की तरीके से फंक्शन करेगा। देन उसके बाद टू के साथ में यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो बेसिकली आपका इन्फिनेटिव हो गया। उसके बाद जो दा है ये आपका डिटर्मिनर के तरीके से फंक्शन करेगा। देन उसके बाद जो रिपब्लिक है ये आपका एडजेक्टिव के तरीके से फंक्शन कर रहा है और डे परेड जो है ये आपका नाउन की तरीके से फंक्शन कर रहा है। तो सीधा सा कंसेप्ट है कि जब इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन जब आपके पास है तो आप किसी भी सेंटेंस को ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ को। चलिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि यहाँ पे आर्टिकल कहां पर है। आपने कहा कि सर आर्टिकल की जब बात करते हैं तो इस सेंटेंस में जो आर्टिकल है वो आर्टिकल तो केवल और केवल यहां पर गिवन है दा, ठीक है। इसके अलावा कोई आर्टिकल आपको नजर आया यहाँ पे? आपने कहा कि सर यहाँ पे कोई आर्टिकल दा के अलावा नजर नहीं आया, तो इसका मतलब है कि दा के बाद जो फील्ड गिवन होगा वो आपका नाउन होगा। पहचान लिया आपने? फिर मैंने आपसे कहा कि फिर आइडेंटिफाई करो कि प्रपोजिशन कहां पर है, तो आपने कहा कि सर प्रपोजिशन आपकी ऑफ गिवन है। तो प्रपोजिशन के बाद में मार्केटिंग अगर गिवन है तो इट मींस मार्केटिंग क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होता है, दैट इज कॉल्ड जिरन, और जिरन को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। वेरी गुड, ठीक है। देन उसके बाद उसने कहा कि बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई विल हैड ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज। तो आपने कहा कि फ्रॉम ये आपका प्रपोजिशन है तो कॉलेज बेसिकली यहां पर आपका नाउन हो गया। इज इट क्लियर और नॉट? अगर एंड गिवन है तो एंड कैसे फंक्शन करेगा? आपने कहा कि सर कंजक्शन की तरीके से फंक्शन करेगा। स्टार्टिंग यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी गिवन है तो ये आपका स्टार्टिंग हो गया। अगर प्रपोजिशन के बाद गिवन होता तो मैं इसको जेरंड कहता, लेकिन ये कंजक्शन के बाद में गिवन है तो इसको मैं जेरंड नहीं कहूंगा। देन उसके बाद यहां पर माई जो है प्रोनाउन का पॉजेसिव केस है जिसे पॉजेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। देन उसके बाद फर्स्ट यहां पर आपका एडजेक्टिव के तरीके से फंक्शन कर रहा है और जो आपका नाउन हो गया, ठीक है। और बाय यहां पर आपकी प्रपोजिशन गिवन है। दिस जो है इसके बारे में आप बता सकते हैं कि बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर यहां पर गिवन है, 7 की बात है। तो मैंने कहा कि दिस क्या है? आपने कहा कि सर दिस तो डिटर्मिनर होगा, बिल्कुल सही कहा, दिस जो है वो डिटरमिनर हो गया, बाई आपका प्रपोजिशन हो गया। और अगर मैं टाइम की बात करता हूं तो टाइम यहां पर आपका नाउन हो गया। तो मैंने कहा कि बाय दिस टाइम में आपका बाय प्रपोजिशन है, दिस डिटरमिनर है और टाइम जो है वो नाउन की तरीके से फंक्शन कर रहा है। इज इट क्लियर और नॉट? देन उसके बाद यहां पर जो नेक्स्ट है ये आपका एडजेक्टिव की तरीके से फंक्शन कर रहा है और ईयर बेसिकली आपका नाउन की तरीके से फंक्शन कर रहा है।
है ना। तो बड़ी आसानी से चीजों को आइडेंटिफाई करते हैं। किस ईयर की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर की, तो नेक्स्ट किसको मॉडिफाई कर रहा है, ईयर को। और जब वर्ड ईयर को मॉडिफाई करेगा, नाउन को मॉडिफाई करेगा, तो दैट वर्ड इज कॉल्ड एज एडजेक्टिव, और ईयर यहां पर बेसिकली नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इज इट क्लियर और नॉट? देन उसके बाद उसने कहा कि बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, इसी साल, इस साल नहीं, अगली साल इसी समय इस काम को मैं कंप्लीट कर चुका हूंगा। तो सीधा सा कंसेप्ट है कि विल के साथ यहां पर हैड यूज नहीं करेंगे, विल हैव का यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट। तो आई के साथ में विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पर यूज करेंगे, और ये पूरा का पूरा सेंटेंस यहां पर आपका ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाता है। तो इट मींस यहां पर किस पार्ट में एरर होगी, आपने कहा कि सर डी पार्ट में एरर होगी। इज इट क्लियर और नॉट? चलिए नाउ डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर गिवन है। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से हर एक चीज को डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद उसने कहा कि क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है। अब एक बात देखो मेरे बच्चे, आफ्टर से सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई, आफ्टर के बाद यहां पे सब्जेक्ट के साथ वर्ब गिवन है। तो सब्जेक्ट के बाद जब वर्ब गिवन है तो इसका मतलब है कि क्लोज गिवन है। अगर क्लॉज गिवन है तो इसका मतलब है कि आफ्टर यहां पर कैसे फंक्शन कर रहा है, कंजक्शन की तरीके से। और ये कंजक्शन कैसा होगा, आपने कहा कि सर ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा। वेरी गुड बेटा। देन उसके बाद यहां पर आर्टिकल मैंने दा यूज किया जो डिटर्मिनर की तरीके से फंक्शन कर रहा है। कंसेप्ट बेसिकली आपका नाउन हो गया। आफ्टर द कंसेप्ट वाज ओवर, वाज क्या है बेटा, आपने कहा कि सर ये वर्ब टू भी है, और ओवर क्या है, ओवर क्या हुआ, कंसर्ट ओवर हो गया। तो ओवर किसको मॉडिफाई कर रहा है, कंसर्ट को मॉडिफाई कर रहा है, और यही रीजन है कि ओवर को यहां पर क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक है। देन उसके बाद यहां पर दे आपका प्रोनाउन है और सब्जेक्ट की तरीके से फंक्शन कर रहा है। देन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन है, अगर दे प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आई। उसके बाद यहां पे टू, और टू यहां पर आपका प्रपोजिशन गिवन होगा, ये आपका आर्टिकल डिटर्मिनर होगा, और रेस्टोरेंट आपका नाउन होगा। ठीक है। तो उसने कहा कि आफ्टर द कंसर्ट वाज ओवर दे गो टू अ रेस्टोरेंट, हैड डिनर, और हैड के साथ में हैड क्या हुई, वर्ब हुई, डिनर बेसिकली आपका नाउन हो गया। टुगेदर, टुगेदर किसको मॉडिफाई कर रहा है, हैड को मॉडिफाई कर रहा है। तो मैंने उससे कहा कि जो टुगेदर है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, आपने कहा कि सर हैड को मॉडिफाई कर रहा है, और हैड यहां पर क्या है, वर्ब। तो वर्ब को जो वर्ड मॉडिफाई करता है दैट वर्ड इज कॉल्ड एडवर्ब, तो उसको एडवर्ब कहते हैं। आफ्टर दैट एंड जो है ये आपका कंजक्शन होता है, टॉक्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। हाँ। देन उसके बाद अंटिल, ये आपका प्रपोजिशन हो गया, और प्रपोजिशन के बाद मिडनाइट, दैट इज कॉल्ड नाउन। ठीक है। अब लेकिन एक बात देखिए कि आफ्टर द कंसर्ट वाज ओवर, तो इसका मतलब है कि इंसिडेंट किससे रिलेटेड है, आपने कहा कि सर ये तो पास्ट से रिलेटेड है, और जब पास्ट से रिलेटेड होता है तो उस केस में प्रेजेंट टेंस यूज नहीं करते, वहां पर हमेशा पास्ट टेंस यूज करते हैं। तो इसका मतलब है कि गो के प्लेस पर वेंट का यूज करेंगे, और हियर द करेक्ट आंसर इज ओनली बी। ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 9 की तरफ को, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, एक बार गो थ्रू करें, देखें, समझे, है ना, और धीरे धीरे मुझे बताएंगे कि 9 के बारे में आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस लाइक सोलर एंड विंड पावर will replace traditional fossil fuels and help reduce carbon emission। यहां पर गिवन है, एमिशन का मतलब है उत्सर्जन करना, कार्बन का उत्सर्जन को कम करना है बेसिकली। किसकी हेल्प से, आपकी हेल्प है, कौन कौन से सोर्सेस है, एक सोलर और एक विंड पावर की, है ना, उससे आपको इसको रिड्यूस करना है, इस उत्सर्जन को रिड्यूस करना है। अब उसने कहा कि रिन्यूएबल एनर्जी गिवन है। अब एक बात बताओ कि जो रिन्यूएबल वर्ड होगा ये किसके बारे में बता रहा है, आपने कहा कि एनर्जी के बारे में। एनर्जी क्या होता है, नाउन होता है। नाउन के बारे में जो वर्ड बताएगा उसको क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। उसके बाद सोर्सेस की जब बात की तो मैंने कहा कि सोर्सेस यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिवन है, और उसके साथ में एस और ईएस लगा दिया तो वर्ब कैसी बन गई, सिंगुलर, क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट कैसा हुआ, सिंगुलर हुआ। देन उसके बाद लाइक आ गया, है ना। इस लाइक के प्लेस पर, लाइक बेसिकली आपका प्रपोजिशन हुआ, इस लाइक के प्लेस पर मैं सच एज का भी यूज कर सकता हूं। बेटा किसका यूज कर सकता हूं, सच एज का यूज कर सकता हूं। ठीक है। तो मैंने उससे कहा कि लाइव और सच एज दोनों यहां पर यूज हो सकते हैं। अब मैं एक छोटी सी बात पूछूं कि लाइक और सच एज का मतलब ही यहां पर क्या होगा। ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि लाइक और सच एज जो यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है जहां पर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। किसकी बात करते हैं, एग्जाम्पल का जब डिस्कशन करते हैं
तो वहां पर लाइक और सच एज दोनों का यूज करते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर और नॉट? दैट मीन्स लाइक सोलर एंड विंड पावर यहां पर गिवन है। ठीक है, तो सोलर बेसिकली आपका एडजेक्टिव हो गया, विंड एडजेक्टिव हो गया, और ये दोनों किसको मॉडिफाई कर रहे हैं? पावर को, तो पावर यहां पे नाउन हो गया। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, देन उसके बाद लाइक है, लाइक के बाद आपका नाउन यूज होता है। इज इट क्लियर? ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, लाइक में और सचेस में कोई डिफरेंस है? लाइक में और सचेस में कहीं पे कोई डिफरेंस है ना? आप बता सकते हैं कि लाइक या सचेस में से क्या यहां पर यूज होना चाहिए? एक बात हमेशा याद रखना मेरे बच्चे, कि लाइक और सचेस का मतलब होता है कि सचेस वहां यूज होता है जहां पर रियल एग्जाम्पल की बात करते हैं। जब हम लोग रियल एग्जाम्पल का डिस्कशन करते हैं तो उस केस में बेसिकली हम लोग सचेस का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन जब एग्जाम्पल आपके रियल नहीं होते, इसका मतलब है कि जहां पर आपके एग्जाम्पल्स सिमिलर होते हैं, जहां पर आपके एग्जाम्पल सिमिलर होते हैं वहां लाइक आता है, और जहां पर आपके एग्जाम्पल रियल होते हैं वहां पर सचेज आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि आई लव फ्रूट्स सच एज ऑरेंजेस एंड बनानास, तो इसका मतलब है कि ये आपके रियल एग्जाम्पल है। इट मीन्स ऑरेंजेस और बनानास दोनों को बहुत लव करता हूं। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं कि आई लव फ्रूट्स लाइक ऑरेंजेस एंड बनानास, तो इट मीन्स है कि ऑरेंज और बनाना जैसे जो फ्रूट होते हैं उनको लव करता हूं। ठीक है, तो एक्चुअल में मैं उनको लव नहीं करके उनके जैसे जो फ्रूट है उनको लव करता हूं। तो वहां पे सिमिलरिटी की बात करते हैं और यहां पर रियल एग्जाम्पल की बात करते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? विल रिप्लेस, बेटा एक बात देखिए कि लाइक सोलर एंड विंड पावर विल के जस्ट बाद यहां पर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, और यहां पर हम लोग ईडी का यूज नहीं करेंगे। किसको रिप्लेस करेगा बेटा? ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस करेगा। एंड हेल्प हेल्प रिड्यूस कार्बन एमिशंस यहां पर होगा। तो हियर द करेक्ट आंसर इज ओनली सी। अब यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन कौन सा वर्ड यहां पे कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, आसानी से चीजों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 10th की तरफ को, और आज का ये लास्ट सेंटेंस है जो मुझे डिस्कस करना है आपके साथ में बड़े खूबसूरत तरीके से। क्वेश्चन नंबर 10 का जब डिस्कशन करते हैं तो एग्जामिनर आपसे कहता है कि नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री इज सो बेटर एज गुलमर्ग कश्मीर यहां पर गिवन है। आजकल कश्मीर बड़ा फेमस है ना? एक अटैक हुआ और आपको पता है कि उस वजह से लोग बहुत ज्यादा पैनिक है, और यही रीजन है कि लोग कश्मीर जाना पसंद नहीं कर रहे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम बात करते हैं इस पूरे के पूरे सेंटेंस को गो थ्रू करते हैं। तो मेरे बच्चे जल्दी से रिप्लाईज करके बताएंगे कि सेंटेंस नंबर 10 की जब बात करते हैं, आपको पता है कि नो यहां पर गिवन है, नो के साथ में अदर गिवन है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि नो क्या है, अदर क्या है और प्लेस क्या है, तो मैंने आपसे कहा कि अगर देखा जाए, अगर मैं नो का डिस्कशन करता हूं तो नो दैट मीन्स होता है डिटर्मिनर। ठीक है, अदर जो है इट फंक्शन लाइक एन एडजेक्टिव, क्योंकि किसको मॉडिफाई कर रहा है? नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, और यहां पे नाउन क्या है? प्लेस है। ठीक है, देन उसके बाद इन जो है ये आपका प्रपोजिशन हो गया, उसके बाद दिस आपका डिटर्मिनर हो गया, और कंट्री बेसिकली आपका नाउन हो गया। ठीक है, देन उसके बाद यहां पर इज आ गया। तो यहां पर उसने कहा कि नो अदर प्लेस इन दिस कंट्री इज, तो इस वर्ब है और ये सिंगुलर है, और ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है, दैट इज करेक्ट। देन उसके बाद सो के साथ बेटर, और बेटर के साथ यहां पर एज आ जाता है। जब सो के साथ एज आ जाए या एज के साथ एज गिवन हो, तो वहां पर कंपैरिजन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कंपैरिजन की बात करते हैं। मैंने उससे कहा कि यहां पे जो सो है और एज है, बेसिकली एक बात याद रखना कि सो के साथ जब एज गिवन होता है तो सेंटेंस बेसिकली आपका नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन ये जो गिविंग सेंटेंस है ये सेंटेंस बेसिकली आपका पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव होगा तो उस केस में एज के जस्ट बाद एज का यूज करेंगे, और एज मेरे बच्चे यहां पर आपका एडवर्ब गिवन है। एज क्या होता है? एडवर्ब होता है। इन दोनों के बीच में हम लोग किसका यूज करते हैं? आपके एडजेक्टिव का यूज करते हैं, लेकिन उसकी डिग्री कैसी होनी चाहिए? आपने कहा कि सर पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन यहां पर बेटर है, तो फर्स्ट क्या है कि बेटर के प्लेस पर गुड यूज करेंगे, सेकंड क्या है कि सो के प्लेस पर एज यूज करेंगे, देन उसके बाद गुलमर्ग ये आपका नाउन की तरीके से फंक्शन कर रहा है। इज इट क्लियर और नॉट? तो हियर द करेक्ट आंसर इज ओनली सी। इज इट क्लियर और नॉट? चलिए आज
मैंने 10 सेंटेंसेस आपके साथ में डिस्कस किए हैं, तो मैं चाहता हूं कि हर एक 10 सेकंड ये जो 10 सेंटेंसेस मैंने डिस्कस किए इनको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करना है, देखना है। एरर हम बाद में भी सीख सकते हैं। मेन पॉइंट क्या है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसके प्रॉपर फंक्शंस क्या है, कौन सा टेंस यूज होता है, कंजक्शन का रोल क्या होता है, डिटर्मिनर्स का रोल क्या होता है, आर्टिकल कैसे फंक्शन करता है, नाउन सिंगुलर या प्लूरल होना चाहिए, वर्ब सिंगुलर या प्लूरल होनी चाहिए। ये सारे के सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। और यही बात है कि मैंने आज से इस सेशन को शुरू किया है। इस सेशन को आपको बड़े तरीके से अच्छे तरीके से गो थ्रू करना है। चलिए आज के सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।